महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? इस वक्त जो अवाम पर कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। पोजीशन रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। वज़ीर आज़म कहते थे कि मुश्किल वक्त गुजर गया है, साल 2020 ग्रोथ का साल होगा, लेकिन आज 2021 में भी आलम यह है कि पेट्रोलियम की कीमतें 15 रोज के बाद बढ़ती हैं। बिजली की कीमत कभी हुकूमत बढ़ाने पर मजबूर होती है तो कभी IMF हुकूमत को बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। अशे ज़रूरियात का हाल ये है कि आप बस पूछे मत, आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां सब माजी के किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में महंगे हो चुके हैं। महंगाई के थपेड़े खाते अवाम ये सब तो झेल रहे हैं, लेकिन फिर आते हैं हुकूमती वुज़रा के मशवरे। क्या मशवरे हैं, जरा सुनते हैं। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। हमने अपने बच्चों को वो पाकिस्तान देना है, वो कश्मीर देना है कि बच्चा पैदा होते हुए कर्जदार ना हो। हाँ जी, अवाम ही करें जो भी करें, सब्र करना है तो अवाम करें, महंगाई का बोझ उठाना है तो अवाम ही उठाएं, माफियाज को नाकाम बनाने के लिए लड़ना है तो अवाम ही लड़े, खाना पीना बल्कि जीना भी कम करना है तो अवाम करें। हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हुकूमत ने करना है तो 5 साल पूरे करने हैं और अगले 5 साल के लिए जो लाए अमल है और इंतजामात हैं वो करने हैं। उन इंतजामात में सबसे अहम नायब चेयरमैन के ओहदे को बरकरार रखना है, सो वो इंतजाम कर लिया गया है। महंगाई से सताए अवाम को आखिर कब तक करप्ट ऑपोजिशन को जेलों में डालने की कहानियां सुना सुना कर काम चलाया जाएगा, और दूसरी जानिब हर चीज़ का दाम जो है वो बढ़ाया जाएगा, और फिर महंगाई का जो बोझ है वो अवाम पर गिरा कर मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन पर ये मलबा कब तक डालती रहेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हिना भट्ट साहिबा जो है वो मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ आयशा बख्श साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोडी साहब, ज़रा अगर सुनवा दीजिए गुफ्तगू के आगाज़ में कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें क्या बताया करते थे कि अच्छा वक्त कब आने वाला है। जो मैंने 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल है। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन 2020 एक इस मुल्क का आगे बढ़ने का वक्त है। 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। 2 महीने में और बहुत काम आपके सामने आ जाएंगे, तो 3 साल में शक्ल बदली होगी। कोई फिक्र ना करें, पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है जी, बड़ा एक्साइटिंग दौर है। आने वाला दौर 2019 गुजर गया, 2020 गुजर गया, 2021 ऑलमोस्ट गुजर ही चुका है, और इलेक्शन में 1 साल और 6 महीने जो हैं वो बाकी हैं। आलिया साहिबा, इज़न्ट इट हाई टाइम कि आपकी फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, चाहे उसमें गलत डिसीजंस हैं या माफियाज को जो आपके अंदर ही बैठे हैं उनको फ़ायदा देना है, इज़न्ट इट टाइम दैट यू स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट, बजाय इसके कि आप माजी की हुकूमतें जो हैं उन पे मलबा जो है वो गिराए जा रहे हैं। अभी मेरे सामने अपने फिगर्स नहीं हैं, PBS के स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और महंगाई का अगर देखा जाए तो वीक ऑन वीक जो चेंज आया है, जो सबसे गरीब तबका है वो 0.88% उस पर जो है वो महंगाई ज़्यादा हुई है उसके लिए, और अगर 1 साल का उसमें देख लिया जाए तो तकरीबन 14% जो है उसकी ज़िंदगी में महंगाई का बोझ बढ़ा है। तो क्या रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर मारिया। डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर, हमें वाकई इंटरनेशनली ज़रूर देखना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। हम कर रहे हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। अगर आज के आप फिगर्स देखें, कॉटन बेल्स आपकी जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है आज की, अगर आज फिगर्स देखें तो माशाल्लाह से जो टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर में दैट इज़ हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। आज आप देखें आपकी IT की
ایکسپورٹس کو آپ دیکھیں, آج کی ڈیٹ کی فگر آپ کے ریمیٹنسز اتنے زبردست آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا روشن ڈیجیٹل پاکستان کام کر رہے ہیں, اور سارے آپ کے جو فگرز ہیں وہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. بٹ دا ریزن از واقعی انفلیشن. لیکن کیا ہمیں انفلیشن, اور میں چاہتی ہوں جتنی ماشاءاللہ آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ سارا اور زبردست پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں اور ویری نالجیبل, ون آف فیو اینکرز جن کی واقعی بڑا ریسرچ کر کے وہ لوگ کام کرتے ہیں, انہیں عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ مہنگائی ایک گلوبل ایشو ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب, چاہے آپ پیٹرولیم لیوی لے لیں, چاہے آپ سیلز ٹیکس لے لیں, دنیا کے اندر اس وقت اگر پیٹرول کی پرائز جو پچھلے سال $40 تھی, اس وقت $82 کے اوپر پہنچی ہے. ہم نے اپنا سیلز ٹیکس, آپ یہ دیکھیں, جو ہم $15 لیتے تھے آج ہم $5 پر چلے گئے. جو پیٹرولیم لیوی $40 کی ہوتی تھی وہ $5 کی آ گئی ہے. اگر میں دیکھوں یو این کی رپورٹ میں آپ کے سامنے کل آئی ہے, یو این کی رپورٹ, ورلڈ فوڈ پرائسز ہٹ 10 ایئرز ہائی. دیکھیں یہ ہمیں دنیا سے, ہم ایک امپورٹر بنے ہوئے ہیں جو فوڈ امپورٹ کریں, ہمیں بھی تکلیف ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اگر میں کہوں کہ بالکل جس طرح مرغی چوزوں کو بچا رہی ہوتی ہے, اس طرح وہ انٹرنیشنل انفلیشن سے اپنی دنیا, اپنے لوگوں کو, اپنے پاکستانیوں کو بچا رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں یو کے پیٹرول پرائسز ایٹ ہائیسٹ لیول سنس 2013 ود مور رائزز ایکسپیکٹڈ. آپ یہ دیکھیں یو کے انفلیشن ریکارڈ اگست جمپ ایٹ فوڈ اینڈ ڈرنک پرائسز رائز. میں نے یہاں پر کمپیریزن اسی لیے نکالا, ایف اے او کا نکالا, اور میں نے دیکھا بیسک چیزیں اگر ہم بلومبرگ کل کی رپورٹ ان کی آئی ہے, اور اتنی شاکنگ رپورٹ ہے کہ آپ کے انرجی پرائسز لیں, کول پرائسز لیں, فوڈ پرائسز لیں. دیکھیں ہم عوام, دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے, ہم نے 1 سال 6 مہینے کے بعد الیکشن میں جانے, ہمیں بھی پتہ ہے, اسی لیے ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی سٹارٹ کر رہے ہیں اس شعبے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا, جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, میرے لیے تو یہ چیزیں جو ہوپ ہے نا عوام کو دینا اس وقت ضروری ہے کہ برا وقت دیکھیں آتا ہے, قوموں کی دنیا میں کی زندگیوں میں آتا ہے. کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس دفعہ گندم کی ریکارڈ پروڈکشن کریں, ہم جا رہے ہیں اچھے وقت کی طرف, مکئی کی ریکارڈ پروڈکشن کریں, رائس کی کریں, ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر میں آج پاور کا, اور ابھی آپ ظاہر ہے اس پر آئیں گے, تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا کریں اور کس طرح سے ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں. چلیں, آپ نے بہت لمبا چوڑا جو ہے کر دیا. میں صرف یہ کروں گی کہ جہاں آپ بات کر رہی ہیں, اے ڈی بی کی رپورٹ آئی ہے, اس میں باقاعدہ انہوں نے آپ کے جو گروتھ کے فگرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 4.8% پروجیکشن دی ہے, وہ 3 something جو ہے وہ پروجیکشن دے رہے ہیں. اب مجھے سن لیجئے گا ذرا, آپ نے کہا ہم فوڈ امپورٹر بنے ہوئے ہیں. فوڈ امپورٹر تو ہم اس لیے بنے ہوئے ہیں بیکاز ہمارے یہاں کی جو ہماری منسٹریز میں غلط پالیسیز ہیں. آپ نے ایکسپورٹ کر دی ویٹ, آپ نے ایکسپورٹ کر دی چینی, آپ نے افغانستان برڈ فیڈ کو دے دی. یہ اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں. ہم ایکسپورٹر بن گئے جب ہمارے پاس خود یہ نہیں تھا. پھر آپ اب لا لے آئے ہیں, ادھر بھی کوئی جو ہے وہ وہاں پہ بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بیکاز نیب کا جو آرڈیننس آ گیا ہے اس کے بعد سب کو جو ہے وہ ایک فری چٹ مل گئی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ. آپ جب مجھے تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں یو کے سے آئل پرائسز کو. آئل پرائسز بے شک ایک گلوبل فینومینا ہے, لیکن علی صاحبہ آپ بہت ریسرچ کر کے آتی ہیں, آپ کو بہت پتا ہوتا ہے. یو کے کی پر کیپٹا دیکھیں اور اپنی پر کیپٹا دیکھیں, کہاں وہ اور کہاں ہم, کیسے ہم یہ کمپیریزن کر سکتے ہیں. میں ذرا ہنا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں, میں دو لائنوں میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی ہنا صاحبہ کی طرف آتی ہوں. جی ہنا صاحبہ اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہی پھر میں سوال کروں. جی ہماریا عالیہ نے نا بڑی اچھی انالوجی عمران خان صاحب کے لیے یوز کی کہ مرغی جو ہے اپنے چوزوں کو بچا رہی ہے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی جو چوزیں ہیں وہ ان کے وزراء ہیں, اور عمران خان صاحب بالکل این آر او کو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں نا, یہ کہتے تھے میں این آر او نہیں دیتا, لیکن یہ جی آر او دے رہے ہیں, جسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ ریلیف آرڈیننس. یہ اس کو نیب کے آرڈیننس جی آر او ہے ان کے چوزوں کے لیے, ان کے وزراء کے لیے. کیونکہ جس طرح آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا, بڑی اچھی سٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب کی چلائی آپ نے, جس میں انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ 10 نوالے کھاتی ہے تو 9 نوالے کھائے.
अगर 100 दाने चीनी के डालती है तो 90 दाने डाले। भाई अवाम तो गिन गिन के चीनी भी डाले, अवाम तो गिन गिन के अपने नवाले भी खाए, लेकिन ये लोग जो हैं जो 800 अरब की इन्होंने जो चीनी की चोरी की, जो इनने 600 अरब की आटे की चोरी की, जो इन्होंने 500 अरब की LNG की चोरी की, ये नहीं अपना हिसाब दें। आपने अभी बात की कि वीट को एक्सपोर्ट कर दिया, चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जब हमारे मुल्क में किल्लत थी, तो फिर अगर ये ना ये सब कुछ करते तो ये अरबों रुपए कैसे बनाते? तो ये सवाल इनसे इसीलिए है कि इन्होंने जो 800 अरब चीनी में बनाए, 600 अरब आटे में, 122 अरब LNG में, 126 अरब BRT के प्रोजेक्ट और 500 अरब अद्वियात में, तो अगर ये सब कुछ ना करते तो ये पैसे कैसे बनाते? और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि मैंने ना आज एक रेट लिस्ट निकाली है और ये अपने शो पे ये दिखाएं कि ये जो PMLN के टाइम पे जो चीनी थी 55 रुपीस पर किलो थी, अब 110 रुपए की है। ये आटा 35 रुपए का था, अब 70 का है। लिप्टन की चाय 1095। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो इतने फिगर्स देती हैं आपको, तो एक आम इंसान जब यूटिलिटी स्टोर पे भी जाता है, वहां से अपने घर की चीजें खरीदता है, तो उसके बारे में सोचे कि 20,000 रुपए अगर तनख्वाह है तो उसमें आपने स्कूल का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, आपने बच्चों को भी पालना है, आपने 2 वक्त की रोटी भी खानी है। तो उसमें इनके वज़रा आके हमें कहते हैं कि आप 10 नवालों की जगह 9 नवाले खाएं। फिर इनके परवेज खटक साहब कहते हैं, क्या कहते हैं वो, मुझे तो KPK में कोई गरीब ही नहीं नजर आता। इन्होंने अपने पॉलिसीज से गुर्बत खत्म नहीं की, बेचारी गरीब जो अवाम है ना उसको खत्म कर दिया। शहबाज गिल साहब आके बयान देते हैं, एस्केलेटर पे पाँव रख दिया। तो इनके वजीरों को ना जरा कहें कि इस तरह के बयान ना दें जिससे अवाम का दिल दुखे। अवाम का दिल दुखे, इस तरह के बयानात ना दें। जरा सुन लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए जो पिछले 3 सालों में जो पर्ल्स ऑफ विजडम हमने सुने हैं वुज़रा से। फिर मैं आयशा बख्श साहिबा की तरफ जाऊंगी और एक इंडिपेंडेंट व्यू उनसे भी लूंगी। जरा सुनवाइए। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है, उससे फायदा ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से है। और 10 करोड़ है इस मुल्क का। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। कौन सी सब्जी मंडी में सर? हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के, तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आपका आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे, तो क्या फायदा नहीं हो रहा है? अगर 9%। अच्छा आयशा साहिबा, आप क्या समझती हैं, क्या हमारे जो वुज़रा हैं वो वाकई अवाम के जो इश्यूज हैं, अवाम जो महंगाई का इशू है उससे कोसों दूर हैं? देर लिविंग इन सम लाला लैंड, उनको समझ नहीं है कि क्या है। क्योंकि जिस किस्म के ये बयानात हैं, ये तो गरीब के जख्मों पर इस वक्त जो है वो नमक पाशी के मुतरादिफ है। मतलब आप देखें, PBS की स्टेटिस्टिक्स देख लें, सबसे जो गरीब तबका है उसके लिए बिजली की प्राइस जो है तकरीबन 58% बढ़ गई है, चिकन 53%, घी 41%, ऑयल 39%। मतलब the list is never ending। आपके पास एक मुश्किल टास्क है जी, जिसे कहा जाए कि आपको हुकूमत को डिफेंड करना है, मगर ये जिस तरह की हिकमत और दानिश की मोती अभी मारिया ने चलाए भी हैं यहाँ पर, इनको वाकई डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। और जो आप बात कह रही है कि शायद इनको किसी और जगह रहते हैं, पता नहीं, पता सब बखूबी है। टास्क मुश्किल है अपनी हुकूमत को डिफेंड करना, अपनी नाअहली को डिफेंड करना और ये तस्लीम करना कि हम गलत बात कर रहे हैं या माजी में गलत वादे और दावे करते रहे हैं। हमारी अहलियत नहीं थी वो सब कुछ करने की, क्योंकि कोविड रहा, लेकिन जो मामलात महंगाई को लेकर हैं वो कोविड के दौरान या कोविड के बाद नहीं शुरू हुए, यानी कि 20 से आगे नहीं आए। 18 से ही जो आप बिजली की बात कर रही हैं, पर यूनिट रेट बढ़ना शुरू हो गया था और वो मुस्तकिल बढ़ता रहा। इसी तरह पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनली उसके साथ अटैच है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पहले ज्यादा टैक्सेस लगते रहे हैं, ना कि इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हुए जो कुछ कहते थे उससे मुतजाद होता रहा। इसके साथ साथ ये जो हुकूमती पॉलिसीज, आटा, चीनी, गंदुम, इन सबको लेके आप देखें, सबके अंदर करप्शन हुई है, अरबों अवाम की जेब से गए हैं, लेकिन एहतसाब और इंसाफ नारे की हद तक है।
PTI हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और उनकी अपनी गवर्नेंस है। बात इस हद तक ले गया है कि अपने आप को किसी एक मामले में साबित नहीं कर पा रहे, मनवा नहीं पा रहे कि ये हमारी कारकर्दगी है। तब्दीलियां करते हैं, टीम बदलते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया जाता है, कभी मिनिस्ट्रीज में जाता है, जहां से करप्शन निकलती है वहां का मिनिस्टर वहां से हटकर किसी और जगह चला जाता है, मगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता है किसी भी सूरत में। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी आलिया साहिबा जिन फिगर्स की भी बात कर रही थी, और बजट आने से पहले और बजट के बाद जो हुकूमती मौशी टीम्स जिस तरह के अचीवमेंट्स की बात कर रही थी, अगर अब उन्हें खोल के देखें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, 2 मिलियन लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे गए एक साल में। आपके यहाँ जॉबलेस लोग हुए हैं, तनख्वाहें कम हो गई हैं, तकरीबन 20 मिलियन है, 2 करोड़ लोग गए हैं आई बिलीव गुर्बत की लकीर से नीचे, 2 करोड़ लोग का ये मजीद कहा जा रहा है। जी 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 अच्छा ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि चीजें बेहतर हो रही हैं, आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, आपके हाथ से वक्त निकल रहा है, 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। कब तक ये कहेंगे कि माजी की पॉलिसीज आप आने से पहले जानते थे, आपने हमें ये बताया था कि आपके पास 200 लोगों की टीम है, ऐसे लोग हैं कि आप नीचे से ऊपर लोग लाएंगे, ना कि जो मिडिल क्लास किसी तरह सरवाइव कर पा रहा था, क्योंकि महंगाई तो कभी भी कम नहीं, मगर जिस तेजी और तसलसल से इन 3 साल में ऊपर गई है वो लोगों के लिए नाकाबिल यकीन हो चुका है। लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल। मैं जब कह रही हूँ ना कि हाउस होल्ड जो है वो 40% वो मॉडरेट से आपके लोअर की तरफ स्वेयर इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो रहा है। ये लोग तो जानते थे ये प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब तो बताते थे कि मैं किस तरह चीजों को सेटल करूंगा, किस तरह नीचे से ऊपर लाऊंगा। टीम मौजूद है, किस मामले की टीम अपने आप को अहल साबित कर पाई, यानी कि किस इशू में आप ज़राअत उठा लें, ज़राअत के फिगर्स उठा लें, वहां पर भी इम्प्रूव। पिछले साल भी हमने सुना गंदम की बम्पर क्रॉप, मगर हमें इंपोर्ट करना पड़ी थी। अभी आप हालात मतलब किस जगह हम ये कहेंगे कि हम ऊपर आए हैं, मुझे ऐसा कोई सेक्टर फिलहाल नजर नहीं आता। एफर्ट्स हैं यकीनन होंगी, मगर जो आपने बात की कि जो पॉलिसीज हैं, इनकी अपनी पॉलिसीज इनको जकड़ लेती हैं, जिसके लिए आप ये नैब ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ी है। जी आलिया साहिबा, यकीनन आपके पास लंबा चौड़ा जवाब होगा, तो आई जस्ट कम राइट टू यू। जी 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 आलिया साहिबा, आलिया साहिबा क्या आपको आवाज आ रही है? स्टार्ट कर दूं मैं? जी जी प्लीज, मेरे पास पूरी डिटेल है। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा शायद आप ब्रेक कोई ले रही हैं। नहीं, अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। टमाटर ना मिले तो कुत्ते बिल्लियां खा लें। मुश्किल वक्त में कौमों ने कुत्ते बिल्लियां खाकर गुजारा किए। ये पर्ल्स ऑफ विजडम हमारे नहीं है, पीपल्स पार्टी के वजीर शेख अलाउद्दीन के हैं। दाल महंगी हो जाए तो मुर्गी खा लें। साबुन, शैम्पू, दूध महंगा होने से आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। डॉलर डार साहब, ये पर्ल्स ऑफ विजडम हमारे नहीं है। ये लोग वो हैं जो आज हमें महंगाई पर भाषण देते हैं। मैं आऊंगी आयशा बख्श की एक एक बात का जवाब मैं पॉइंट टू पॉइंट दूंगी। पहले मैं हिना बीबी को दे दूं। ये अभी बात करी थी ना, नवाज शरीफ साहब चीनी 62 रुपीस पर छोड़ के गए। इनको याद है मुशर्रफ साहब तो 27 रुपए पर छोड़ के गए थे। 62 70% बनती है। इनको ये कहते हैं ना, ये डॉलर 130 का छोड़ के गए थे। मुशर्रफ साहब तो 60 का छोड़ के गए थे। वेट करें, वेट। मुल्क पर कर्जा 95 अरब डॉलर था। इन्हें याद है मुशर्रफ साहब 33 अरब डॉलर पर छोड़ के गए थे। इतना अगर मुल्क तरक्की कर रहा था इनके दौर के अंदर, और तब तो सब कुछ अच्छा था, तब तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी सब कुछ ठीक थी, तब तो कोविड की सिचुएशन भी नहीं थी। खुदारा इख्तलाफ करें लेकिन सच बोलें। अब आ जाए वर्ल्ड बैंक की आउटलुक रिपोर्ट से शुरू हो जाए, जिधर कहा गया जी पॉवर्टी रेट बढ़ रहा है। एग्जैक्ट वर्ड मैं वहां के बता रही हूं। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि पाकिस्तान पॉवर्टी लेवल फॉर द पीपल अर्निंग $1.9 पर डे एंड बिलो विल रीच 4%। यानी जो 1.9 है वो सिर्फ 4% रह जाएंगे। लोगों की जो हमारा लो तबका है जो पॉवर्टी लाइन से, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके ये हैं कि $3.2 पर डे कमाने वाले वुड बी 35.7%। यानी वो प्रिडिक्ट करें कि यहाँ गुर्बत कम हो रही है। ये उनकी रिपोर्ट के अंदर से मैंने बताया है। अब आ जाए, इन्होंने बात की हमने कुछ भी नहीं किया, एग्रीकल्चर में भी कुछ नहीं किया, और हमने तो गंदम की जो है उसको फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा। मैं सिर्फ
सिर्फ मैं कुछ भी नहीं करती, मेज की राइस की प्रोडक्शन, ये रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, 13% राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, मेज की प्रोडक्शन 43% इंक्रीज हुई, वीट की प्रोडक्शन 8.9%, ये मैं 2018 से कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं दे रही, और शुगर केन 2.8% इंक्रीज हुई, और कॉटन बेल्स अभी तक जो कॉटन बेल्स आई हैं वो आपके हमारे अपना टारगेट जो 8.9 था उससे 9.37 पर जा रही हैं। रीजन ये है कि ये कंपैरेटिव डेटा है एग्रीकल्चर का, अगर हम कुछ ना कर रहे होते, 3 सालों में हमने एग्रीकल्चर में कुछ ना किया होता तो आज गंदम, और हमने इंपोर्ट क्यों की उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। एक होता है स्ट्रैटेजिक स्टॉक, गंदम की प्राइसेस तब इंक्रीज होती हैं या तो सिंध गवर्नमेंट अपनी गंदम रोक कर बैठ जाए, और या फिर आपके पास क्या हो कि एकदम पता चले कि गंदम की शॉर्टेज होने लगी है, और ये हर मुल्क करता है। फिर इन्होंने कहा कि जी हम कहते हैं, हम क्यों ये कहते हैं, मैं सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, और मैं वर्ड टू वर्ड आपको हर दुनिया का बताने लगी। और जब मारिया आपने एक बात की थी मुझसे, आपने कहा कि उनका पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं देखते कि टैक्स टू जीडीपी कितना है उन मुल्कों का। अगर कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल ही करना है तो टैक्स टू जीडीपी का भी करें। आप वहां पर देखें, दुनिया इस वक्त चीखें निकल गई हैं अमीर ममालिक की, उन ममालिक की, तेल निकलने वाले जो ममालिक है, सिर्फ 17 ममालिक हैं जिनसे हमारी प्राइसेस ज्यादा है। जब मैंने बात की थी कि चूजों की तरह हिफाजत करें तो हम अवाम की हिफाजत करें। अवाम को सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि जर्मनी में देखें, हाईएस्ट इन द 3 डेकेड्स, पिछले 30 सालों के अंदर उनकी एनर्जी कॉस्ट, उनकी सप्लाई चेन, उनके प्राइस हाइक्स, वहां पर एनर्जी अलोन उनकी जो है वो 30% इंक्रीज हुई है। गाड़ियों से लेकर, ये मतलब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये गलत नहीं है, यूएस कंज्यूमर की गाड़ियों से लेकर, क्लोथिंग से लेकर, कॉस्ट ऑफ लिविंग से लेकर, मीट प्राइसेस से लेकर, बीफ 14% सिंस दिसंबर 2020, और उनकी पोल्ट्री 10%। देखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें गरीब का एहसास नहीं है, इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं सब्सिडी प्रोग्राम। हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे उन लोगों को उसी रेट के ऊपर, और हुकूमत एब्जॉर्ब करेगी, रिबेट भी देंगे और चीनी भी देंगे साथ। देखिए जी, मैं चीनी का भी, थैंक यू मारिया, आपने मुझे जी सब्सिडी भी देंगे और टारगेट भी देंगे, सब्सिडी देंगे। शुगर माफिया को मारिया मुझे हमारे पास नीचे हैं उनसे मिलेंगी। सिर्फ एक सेकंड, एक लास्ट देखें, बात इतनी है कि 2018 में अगर हम चीनी को देखें, चीनी का इंडेक्स FAO के ऊपर 77.4 था, आज 109.6 है। देखें, ये चीजें हमारी अवाम जो सबसे ज्यादा ज़कात देती है, ये वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इजाजत दीजिए, अब इजाजत दीजिए। पहले तो ये पर्ल्स ऑफ विजडम जब मैंने कहा तो आती हूँ ना, आपकी तरफ आती हूँ। जो आपने सारे वुज़रा के बयानात सुने, ये नमक पाशी करने के मुतरादिफ है, बिल्कुल है, आप माने या ना माने। आपको कोई कह के जी आप 2 रोटियां खा रही हैं, आप 1 रोटी खा लें, आपको कैसा लगेगा जब आपका गुजारा ही रोटी पे? ये ऐसे नहीं है कि लाविश आपका कोई दस्तरखान बिछा हुआ है। एक बात ये। दूसरी बात, आप ये बात करती हैं जी बम्पर क्रॉप, बिल्कुल बम्पर क्रॉप था, आप फिर भी जो है वो इंपोर्ट कर रहे, डिलेड डिसीजन आपके हुए जिसकी वजह से अवाम ने सफर किया। आप मुझे चीनी का FAO बता रही हैं, जो भी आलिया साहिबा बड़ी माजरत के साथ, फिर जो वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है ना, वो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, जिसमें बताया गया है कि किस तरह आपके लोगों ने सब्सिडी ली, रिबेट भी ली, सब्सिडी भी ली, और आपसे जो लोग मुंसलिक थे आपकी पार्टी से, उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया। ठीक है, तो मुझे ये तो ना कहें कि आपसे कोई गलतियां हुई ही नहीं है। मैं जरा हिना साहिबा की तरफ चलती हूँ। साहब, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं फिर आयशा भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मारिया, आलिया ने बताया कि आपको कि शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, बिल्कुल ठीक है, गन्ने की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, सही है। इसी तरह इन्होंने कहा कि गंदम की भी प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हुई है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि चीनी हमारे दौर में 2018 में 55 रुपीज़ पर किलो थी, आज 110 रुपये पर किलो है। तो जब आप कहते हैं कि शुगर केन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो प्राइस कैसे चीनी की जो है इतनी बढ़ जाती है? फिर आटे की प्राइस हमारे दौर में 2018 में
35 रुपए पर किलो थी, अब आटा 70 रुपीस पर किलो है। ये आप प्लीज इसको जूम करके दिखाएं भी। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप आलिया साहिबा कहती हैं कि चीनी की भी बम्पर क्रॉप है थी और गंदम भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, तो फिर तो हम सही कहते थे ना, इन्होंने 800 अरब रुपए जो चीनी में खाए, 600 अरब रुपए इन्होंने आटे में खाए। तो इसका तो मतलब यही है कि इन्होंने अपने जो है अवाम जो है उसके ऊपर तो आप कह रही हैं कि 10 नवाले की जगह 9 नवाले खाए, 100 चीनी के दानों की जगह आप 90 चीनी के दाने डालें, लेकिन खुद आपने अपने माफिया को, चोरों को, ठगों को, ATMs को प्रोटेक्ट करना है, उनके ऊपर आपने GRO गवर्नमेंट रिलीफ ऑर्डिनेंस देना है, पहली चीज। दूसरी बात, आप बेरोजगारी की बात कर रही थी, ये आज ये दुनिया न्यूज की ना ये खबर है, ये भी जूम करके दिखाएं। और इसमें उन्होंने अखबार में लिखा हुआ है, हुकूमत रोजगार देने के बजाय छीन रही है। और ये किसने कहा है? परवेज इलाही साहब ने। और परवेज इलाही साहब कौन है? इनके इत्तेहादी हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ना वो रोजगार छीन रही है। फिर एक और ये जंग की खबर है, इसको महंगाई की शरह जो है 12.94%, आटा, चीनी, घी, डबल रोटी समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा बढ़ गया। तो ये आलिया साहिबा ना जरा अखबार पढ़ लें और अखबार पढ़ के ना देख लें कि ये जो है 22 अशिया की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो जिस वक्त हम कहते हैं ना कि ये हुकूमत जो है अवाम के ऊपर मसलत करी हुई है और ये उनको रिलीफ नहीं दे सकती, और सिर्फ रिलीफ तब होएगा जब इमरान खान और उस्मान बुज़दार ना घर जाओ, इनके अपने इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं। तो जरूर आयशा के भी कमेंट इस पे लें कि इसमें आलिया साहिबा को चाहिए नहीं कि अपनी हुकूमत को डिफेंड करें। ये इनका जो लेंस है जिसमें ये देखते हैं कि गुर्बत नहीं है, या परवेज खटक साहब का जो लेंस है जिसमें कहते हैं कि महंगाई खत्म हो रही है, तो ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी चेक देना जरूरी है। बिल्कुल, पॉइंट आपका आ गया। गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां सिलसिला टूटा था। ऑपोजिशन भी कोई वो डायरेक्शन अपनी जो है वो सिमत का तयन नहीं कर पा रही। जो हम देखते हैं ऑपोजिशन की तरफ कि ऑपोजिशन को निकलना चाहिए, सड़कों पे निकलना चाहिए या आवाम के हक के लिए लड़ना चाहिए, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है इनसे, वो कहीं नजर नहीं आता। ये टेलीविजन टॉक शोज तक तो एक चीज नजर आती है, अमलन क्या हो रहा है? क्या आपको कुछ नजर आ रहा है या मैं देखने से कासिर हूँ? मारिया साहिबा, मैं आपसे एग्री करूंगी और ये सवाल हम खुद भी उठाते रहते हैं कि ऑपोजिशन नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो आपको याद होगा कि वो किस तरह से चार्ज रखते थे अपने लोगों को, सड़कों पर मौजूद रहते थे, और खास तौर पर वो अपने हर इशू और बयानियों को लेकर वो इस तरह से ऑपोजिशन करते थे कि साउंड करती थी कि ऑपोजिशन मौजूद है। इमरान खान साहब के साथ 4 बंदे खड़े थे, 40 हुए या 1000 हुए या लाख हुए, इमरान खान ने ऑपोजिशन की और डट के की कि एक आई जमात को नाको चने चबवाए मुस्लिम लीग नून को, जिस तरीके से किसी भी मामले को उठाया। अब की ऑपोजिशन है पीडीएम में, हमने देखा ये कुछ भी नहीं कर सके। पीडीएम अपनी जगह पर एक फेलियर साबित हुई। अभी आज की मुलाकात मौलाना साहब की और जो शहबाज शरीफ साहब की हुई है, वहां फिर उन्होंने यही मौलाना साहब ने कहा है कि हमें बाहर निकलना होगा, आवाम के मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस तो नहीं हो रही, भी कोई नहीं लेता है, क्या कुछ कर पाएंगे फिलहाल? जी, अब तो मैंने कहा कुछ सीरियसली भी नहीं लेता है इस प्रेस टॉक को। ऑब्वियसली ना, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रही थी कि अवाम ने भी सीरियस लेना इनको छोड़ दिया है कि कुछ संजीदगी दिखाई देगी। मैं असल में बात उस पे जो आलिया साहिबा ने आगाज में बात की ना, माजी के वुज़रा के बयानात दिए, इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत अपने आप को जब हर बात में माजी की हुकूमत के वजीरों के बयानात या कारकर्दगी से इक्वल्स टू करती है, तो हमें ये समझा देते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस कि जो माजी की हुकूमतें थी और जो हम कर रहे हैं, फर्क हम में कोई नहीं है। हम भी अपने हर गलत काम के लिए माजी के गलत काम की लॉजिक या तौजी अपने काम के साथ रख लेंगे। छोटे छोटी सी 2 बातें कि अगर पिछले साल बम्पर क्रॉप की बात की गई या कहा गया कि हमारे पास बम्पर क्रॉप मौजूद है, इस मुल्क में पिछले 3 साल से आपके सामने आटा और चीनी हर घर की जरूरत है और गरीब बंदा चलता इन 2 चीजों से है। किसी सूरत ये हुकूमत इनकी कीमतें ही स्टेबलाइज नहीं कर सकी। हर बार बयान दे दिया जाता है चीनी 80 रुपए मिलेगी, मार्केट में आवाम को मुयस्सर नहीं है। बात महंगाई की नहीं, बात इनकी गवर्नेंस की भी है, इनका कंट्रोल नहीं है अपनी गवर्नेंस को लेकर। पंजाब के अंदर देखें, वहां इस्लामाबाद में आप लोग देख रहे होंगे, कहना बहुत आसान है, मुश्किल टास्क है आलिया साहिबा के पास, पर क्या करें बतौर सहाफी, क्योंकि तमाम इख्तिदार, तमाम इख्तियार हुकूमत वक्त के हाथ में है। हमारा काम है, हम तनकीद करेंगे, अवाम पिस रही है,
मैंने ये नहीं कहा माजी में महंगाई नहीं थी, गुज़िश्ता हुकूमतों में भी महंगाई रही, मुश्किलात थी, मगर आप उठा के देखें इन 3 साल में अद्वियात स्कैंडल आपके सामने है, चीनी के स्कैंडल को 2 साल से ज्यादा हो गए, क्या आवाम की जेब से निकला अरबों किसी सूरत हमने देखा वापस आया? बिजली की कीमतें देखें कि 3 साल में आपका यूनिट करीबन 8 से 10 रुपए ऊपर जा चुका है और हर दूसरे महीने उसके अंदर एडिशन हो रही है। मतलब सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, घरों में वालिदैन की अद्वियात लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों का स्कूल मुश्किल हो गया है, ऊपर से कोविड था। हम क्यों देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है? हमने तो अपने मुल्क के हालात में देखना है। आप खिते भी देखें, खिते को भी देख लें, इन्फ्लेशन आपकी सबसे ज्यादा है। इवन अगर आप सिचुएशन देखें सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट भी देख लें तो उसमें भी आपको जो है वो आपको नजर आता है। और चीनी की जहां तक बात हो रही है, अब कहा जा रहा है जी गालिबन 89 रुपीज़ पे जो है वो फिक्स की जाएगी। आज ज़का अशरफ साहब का बयान है, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नौ मुंतखब मरकजी चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ से जब फैसले पर तबसरा करने को कहा गया तो उन्होंने कहा हम खुद 104 रुपये की जो है वो पैदावार हमारी हो रही है, तो हम किस तरह जो है ये 89 रुपीज़ 75 पैसे पे हम किस तरह बेच सकेंगे? तो ये भी कम से कम 6 माह से तो हम यहाँ पंजाब में सुन रहे हैं कि 80 रुपए मिलेगी, एक के बाद एक नहीं मिल रही, हुकूमत अनाउंस करती है, किसी जगह पर मुयस्सर नहीं है, किसी भी जगह, हर दुकान का अपना रेट है, हर स्टोर का अपना रेट है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और प्राइस कंट्रोल का भी हमें कहा जाता है जी अभी मैजिस्ट्रेट जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो रमजान से शुरू होता है, अगला रमजान आ जाता है, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे कहा जा रहा है, ऑपोजिशन कह रही है और बहुत सारे एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं, आयशा ने बात की, मैंने भी बात की, कि अब जो ये नैब चेयरमैन का जो ये मसला सारा हुआ है उस पर अब जिस तरह तहकीकात का और ये सारा जो बात की जा रही है, अगर जोड़ा जाए पेंडोरा पेपर्स को और नैब चेयरमैन वाले इशू को, दोनों को साथ जोड़ा जाए तो हुकूमत के बड़े बेंचमार्क्स जो हैं उसमें ताजाद नजर आता है। माजी में प्राइम मिनिस्टर कुछ और कहा करते थे, अब जो है वो कुछ और कह रहे हैं। अगर पेंडोरा पेपर्स के हवाले से सिर्फ सुन लें कि फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं और फिर जरा सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। 700 से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के नाम शामिल हैं पेंडोरा पेपर्स में। 3-4 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई। पहली कैटेगरी तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर की हुई। उसके बाद दूसरे हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की। फिर तीसरे हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और फिर मनी लॉन्डर किया गया उनकी जगह, जिन्होंने अपनी वेल्थ डिक्लेरेशन में सिरे से इनको जाहिर ही नहीं किया ऑफशोर कंपनीज को, वो फिर एक और ऑफेंस है। तो लिहाजा ये जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के तहत जो सेल बनेगा, ये इब्तदाई तौर के ऊपर इन तमाम जो कंपनीज हैं उनको डिवाइड करेगा। नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे और कम से कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। जिस तरह की आज जजमेंट आई है, किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को भी काबू कर लिया, नैब को भी काबू कर लिया, FIU को भी काबू कर लिया, नादरा को भी कंट्रोल कर लिया। नवाज शरीफ समझा सारे मेरे अब काबू आ गए हैं, ऑपोजिशन को भी काबू कर लिया सिवाय इमरान खान के। गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ सिलसिला टूटा था। जी आली साहिबा, अकॉर्डिंग टू योर ओन सेट बेंचमार्क्स, आपके जितने बुजुर्ग इसमें इन्वॉल्व थे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी अब तहकीकात होंगी, सारा कुछ होगा, तो क्या आप ये नहीं समझते कि आपको अपने बेंचमार्क्स पे उतरते हुए कम से कम इन सबको फिर रिजाइन करना चाहिए और साइड पे होना चाहिए ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके इन्वेस्टिगेशन को? मारिया, 2-3 पॉइंट करके मैं आप वाली बात पर जाती हूँ। सबसे पहले हिना ने कहा कि जी BRT में हमने 120 अरब खा गए। BRT की तो टोटल प्राइस जो BRT बनी है वो 70 अरब रुपए है, तो हम 120 अरब रुपए कहाँ से खा गए? अब आज इन्होंने कहा जी वीट की प्राइसेस, शुगर की प्राइसेस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे एक बात बताएं, किसानों को वीट की प्राइस 1300 रुपए पर केजी उनको मिलती रही है, आज उनको 1850 रुपए मिल रही है और 2000 मिल रही है। शुगर केन की आप बात करें, शुगर केन के अंदर क्यों
کیوں ہماری کاٹن بیلز اور شوگر کین کی کاپ اچھی آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو بر وقت پیسے مل رہے ہیں. یہ دیتے تھے 120 روپے, ہم دے رہے ہیں 300 روپے, وہ بھی ٹائم سے دے رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ پرچیاں, اور نہ ہم 29 ارب کے ناہندگان ہیں چودھری شوگر ملز کی طرح. دیکھیں بات جب یہ آتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں جی آر او دے دیا, تو جی آر او شوگر کمیشن میں آپ کو یاد ہے رپورٹ پڑھی ہے آپ لوگوں نے, 23 ارب کا جی آر او دیا تھا شاہد خاقان عباسی نے سلمان شہباز کو. یا ویٹ کمیشن کے اندر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک دانہ سندھ نے نہیں, اور آج بھی سندھ نہیں ریلیز کر رہا. دیکھیں اس وقت اکتوبر کا آدھا مہینہ گزر گئے, سندھ گورنمنٹ ایک دانہ گندم کا ریلیز نہیں کریے. ہم آ کر جب بات کرتے ہیں نا یہاں پر میڈیا پر, ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کمیشن رپورٹس اور ان کے بیک گراؤنڈ ضرور ہونے چاہیے کہ ان کا جسٹ آف دا ہول کمیشن رپورٹ کیا ہے. اس کو تو چارج شیٹ کیا گیا تھا پوری سندھ حکومت کو, اور یہاں پر شوگر کمیشن یہ جو روز آ کر سناتے ہیں, ان کو پہلے کہیں کہ پہلے دیکھیں کس پر کتنا خرچہ ہوا ہے. پھر آپ والی بات پر میں آ جاؤں, آپ نے کہا بہت زیادہ فرق ہے ماریا. فرق اس لیے ہے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, جب پاناما آیا تھا آپ کو بھی یاد ہے کہ ہم ضرور سٹیٹمنٹ دیتے رہے تھے, لیکن کیا نواز شریف صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا؟ نواز شریف صاحب ان کے بچوں, ان کی بیٹی کا نام اتنا بڑا پاناما پر آ رہا تھا, ہم نے جلسے کیے, احتجاج کیا, 2 دفعہ ہم سپریم کورٹ میں گئے. کریں نا, آئیں نا, نکلیں نا. ہم تو کہتے ہیں ہمت کریں, آئیں دیکھیں, نکال آپ کا بینچ مارک اپنے بینچ مارک پہ نہیں جائیں گے, آپ موازنہ کریں گے کہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہمارا جو بینچ مارک ہے ماریا, ایک سیکنڈ ماریا, نہیں, ہم کرنے کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر بہت بڑا فرق ہے. یہاں پر فرق یہ ہے کہ 3 دفعہ کا بھگوڑا پرائم منسٹر, جس کے بیٹے بیٹی سمدھی, آگے سے سمدھی کے بیٹے اور ان کے آف شور داماد, اور ان کے آگے سے جو ایک بھائی کے آگے سے بیٹے, سب کی پاناما. میرے پاس اصل میں ٹائم بہت کم ہے, تو آپ, میں ذرا عائشہ کی طرف جاتی ہوں. دانی ہے, لیکن عمران خان صاحب ذمہ داری کیسی اسٹیٹمنٹ مشکل ہے. یقین مانے عالیہ صاحبہ, آپ کے پاس ایک مشکل ٹاسک ہے, کیونکہ ان سے آپ نے کوسچن پوچھا کہ نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن کیوں دی ہے, لیکن عائشہ تمہارا طریقہ کار بدل جائے. ہاں, چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب ایک متنازع شخصیت بنے اپنی کمپرومائزڈ ویڈیو کے بعد. حکومت اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ماضی کی حکومت نے ان کو لگایا, اپوزیشن ہے جو آج دیکھے ہم ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک بات ہے کہ آپ آج حکومت میں جو فیصلے کریں گے, جو چیزیں کریں گے, کل کو بالکل حرف بحرف وہ چیزیں ان پر بھی بیتنی ہے. آج جو اپوزیشن ہے کسی وقت وہ حکومت میں ہوگی اور وہ اپنے ارادے ظاہر بھی کرتے ہیں اس کو لے کے, تو صرف سوال وہ بنتا ہے کہ کم از کم اصولی, آئینی اور قانونی معاملات کو ان کے حساب سے ہینڈل کر لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کو آج جو نیب آرڈیننس آیا ہے, جس کام کو پنڈورا لیکس کے اوپر یہ سیل بنائے جا رہے ہیں, یہ آپ کے لیے وہ مشکلات نہ کھڑی کرتے ہیں. آنے والی حکومت کہیں بیٹھ کر آپ اپوزیشن میں ہو تو کہیں کہ آپ کا بنایا ہوا نظام ہی ہم آپ کے سامنے آپ کے لیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا انٹرسٹنگ, لیکن مجھے جو جواب لگا نا عالیہ کا وہ یہی کہ جی انہوں نے نہیں کیا تھا تو ہم کیسے کریں. اور جو پرائم منسٹر صاحب ماضی کے اپوزیشن لیڈر کہا کرتے ہیں نیب, ای سی پی, نادرا, ایف آئی اے, سب کو کنٹرول کیا ہوا, تو آج یہی نظر آ رہا ہے. جی فرق ہے, 2 لوگوں میں فرق ہے. یہاں پر فرق ہے 2 لوگوں میں. یہاں پر یہ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کے پڑوسی کا بھی, وہ چوزوں کو بچا رہی ہے, تو بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب اپنے جو چوزے ہیں منسٹرز ان کو بچا رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا, آپ نے سٹارٹ کی تھی نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن, تو نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ نیب چیئرمین نے خود کہا تھا کہ اگر میں حکومت کے کیسز کھولوں گا تو حکومت گر جائے گی. تو یہ نیب چیئرمین کو جو ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو گورنمنٹ ریلیف آرڈیننس ہے وہ دے رہے ہیں. 2 چیزیں آپ نے بات کی کہ ہم آٹا چوروں کو اور چینی چوروں کو کیوں نہیں پکڑتے. نیب آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیسیجن ہوئے گی آٹا اور چینی چوروں والی, وہ نیب کے انڈر نہیں ہوئے گی. اسی طرح انہوں نے کیوں جو نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, یہ صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ سب سے اوپر والا جو چوروں کا باس ہے نا, وہ عمران خان صاحب ہے. وہ اپنے جو نیچے سارا
مافیا ہے, اپنے ٹھگ ہیں, چوروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نیب کے جو چیئرمین ہیں اس کو ایکسٹینشن دے رہا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اب جو ہے یہ ان کی جو ہے نا احتساب کا ٹائم آ گیا, ان کا وقت بھی ختم ہو گیا, تو بہت ہی جلدی نہ ہی تو ہم نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے دیں گے, نہ ہی یہ آرڈیننس پاس ہونے دیں گے. اور یہ جو چیلنج ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں, چیلنج بھی ہو گیا چوروں کے, چینی چوروں کے, یہ 800 ارب جو انہوں نے چینی میں کمائے ہیں ان کے مافیا میں, 600 ارب جو انہوں نے آٹے میں کمائے اور 500 ارب جو انہوں نے ادویات میں کمائے ان کو ہم نے پھر وہی بات ہے پورا اسکینڈل. ماریا لاسٹ کومنٹ یہ ہے کہ پورا ساری دنیا کو پتہ ہے, پوری دنیا کے اخبارات میں پتہ ہے کہ کون سا ٹبر چور ہے اور کون چوری کر کے سارا ملک لوٹ کر باہر لے گئے ہیں, کون آٹے میں کس نے چوری کیا اور چینی کی سبسڈی لے کر کون باہر چلا گئے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے. انٹرسٹنگ چیز سب سے زیادہ یہ نا ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, ان کی ایک سیکنڈ سپریم کورٹ نے, لنڈن کورٹ نے, سب نے کہہ دیا. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ان سے کہیں کہ این ایس اے کا بھی ورڈکٹ پڑھ لیں. ایک سیکنڈ, این ایس اے کا ورڈکٹ یہ پڑھ لیں, یہ اس کو بھی پڑھ لیں, یہ شوگر کمیشن بھی پڑھ لیں, یہ آٹا کمیشن بھی پڑھ لیں, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ ایکسٹینشن کیوں دی گئی ہیں اور کس کو دی گئی ہیں اور این آر او کس کو مل رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ایک چیز کا فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر این آر او مل کس کو رہا ہے. پہلے سکینڈلز کی ڈیٹیل چیک کریں, کیا اتنے بڑے سکینڈل ہیں جتنے میں پتہ ہونا چاہیے کہ چوزے کون ہے, پاکستانی عوام ہے, پرائم منسٹر علی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, عائشہ بخش صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اور ہیرا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. لیکن آخر میں یہ کہوں گی کہ ماضی کے جو بینچ مارکس تھے جو پرائم منسٹر صاحب نے سیٹ کیے تھے, ہم یہی سمجھے تھے کہ آگے جا کے جو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی وہ انہی پہ جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی. لیکن آج جب بھی ان سے سوال کرو تو توجہ جو ہے یا کمپیریزن اپنا جو ہے وہ ماضی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. آج پرائم منسٹر صاحب اگر بات کرتے ہیں, ماضی میں کہا کرتے ہیں نیب, ای سی پی, نادرا, ایف آئی اے سب کو جو ہے وہ قابو کر لیا ہے, تو آج بھی یہی نظر آ رہا ہے. آج جو یہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس میں آٹا, چینی, بی آر ٹی وغیرہ وغیرہ سب اس سے جو ہے وہ اس سے مستثنا ہوں گے, سب کو استثنا مل جائے گی. کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے, میرا خیال ہے ملک کی شاید تقدیر انفارچونیٹلی بدل نہیں سکتی. اب پروگرام میں کلوز کرتی ہوں, لیکن کلوز کرنے سے پہلے ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس میں ہم کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کا شکار جو ہے وہ نظر آتی ہے. کتنے آئی جیز گئے, چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ ان کو جو بدلنے کا ریکارڈ ہے وہ اس دور میں قائم ہوا. لیکن ماضی میں اس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں وہ نہیں ملتی. لیکن تھوڑی سی رے آف ہوپ آئی ہے. اب جو چیف سیکرٹری آئے ہیں وہ عوامی شکایت کے حل کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں, متحرک ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب کا ٹویٹر اکاؤنٹ اب ایکٹیو ہو چکا ہے. یہاں سے محض حکومتی امور سے ٹویٹس نہیں ہوں گی, بلکہ اب آپ اپنی شکایت بھی اسی اکاؤنٹ کو براہ راست ٹیگ کر سکتے ہیں. بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے اگر آپ کے علاقے میں کچرا صاف نہیں ہو رہا تو چیف سیکرٹری کو بتائیے. اگر ڈینگی کا سپرے نہیں ہو رہا, ڈینگی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے پنجاب میں, تو آپ ٹویٹ کریں اور چیف سیکرٹری کو بتائیں. آپ ان کو ٹیگ کریں CS_پنجاب پر. آپ اپنے صوبے کے جو ٹاپ بیوروکریٹ ہیں ان تک اپنے مسائل پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب کا بہت برا حال ہے. تو ایکسپیکٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری جو ہیں یہ لاسٹ کریں گے, بٹ دیٹ ریمینز ٹو بی سین. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.